नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर हमारे चैनल एचटीसी पर। और आज हमारे साथ बहुत दिनों बाद, करीब 2 महीने बाद फिर से हैं हमारे डॉक्टर साहब आयुर्वेदाचार्य शैलेश जी मानकर। नमस्कार। सबसे पहला जो पॉडकास्ट था वो इन्हीं के साथ था, और आज फिर हमारा सौभाग्य कि इन्हें समय मिल गया है और आज ये पधारे हैं। तो आज इनसे बात करेंगे हम पंचगव्य पे। पंचगव्य क्या है ये हम समझते हैं डॉक्टर साहब से। आप सभी को नमस्कार। पंचगव्य आज का विषय जो है बहुत ही अच्छा विषय है। हमारी भारतीय परंपरा में हमारा जितना गौवंश होता है, तो जो गव्य है, पंच में जो गव्य शब्द है वह उस गौवंश के आधार पे आता है। और पंच मतलब पांच। हमारे भारतीय गौवंश से प्राप्त जो 5 तत्व है उनको हम पंचगव्य ऐसा नाम दिया गया है। अच्छा। इसमें दूध है, गोदुग्ध है, गोदधि है, गोमूत्र है, गोमय है और गोघृत है। गोमय मत अच्छा। गोमय मतलब गोबर गोबर। और गोमूत्र ऐसा। तो इन पांचों से मिलके पंचगव्य का निर्माण होता है। और इनको सम्मिलित रूप में भी पंचगव्य कहते हैं और इनका अलग अलग उपयोग भी किया जाता है। अच्छा, पांचों का अलग अलग उपयोग होता है। दूध का तो अधिकतर पता होता है, और गौमूत्र का भी आजकल मतलब थोड़ा बहुत पता होने लगा है। हर बीमारी में या जिनको कैंसर होता है तो लोग बोलते हैं कि गौमूत्र पियो, ये बिल्कुल है ना, निश्चय। ऐसा। और बाकी और जो हैं, खैर हम एक एक करके सबको लेते हैं। तो आप बिल्कुल एक निश्चित एक रूप से। करके सब सबको बताइए। जो सबसे पहले तो गो पीयूष, जिसको हम गो दूध बोलते हैं, दूध को, गौ दुग्ध को अमृत तुल्य माना गया है जी। ना। इसकी तुलना ही अमृत से की गई है। हमारा जब समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन में जो 14 रत्न आए थे उसमें से एक रत्न कामधेनु है। जी। और यह ही हमारी गौवंश की प्रारंभ है। तब अब इससे ही हमारे भारतीय परंपरा में उसके महत्व को समझा जा सकता है। इससे मिलने वाला जो गोदुग्ध है, इसको अमृत बोला गया है। स्वामी विवेकानंद जी का एक जगह उल्लेख आता है अच्छे से, कि एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि सबसे अच्छा दूध किसका होता है, तो उन्होंने पट से जवाब दे दिया, भैंस का। जी। तो वो तो बोले, अरे आप भारतीय लोग हैं, आप तो गौवंश को, गाय के दूध को उत्तम मानते हैं, और आप बोल रहे हैं भैंस का दूध। तो बोलते हैं आपने तो दूध की बात की थी, गौदुग्ध तो जो है अमृत है ना। तो उनका ये इतना सुंदर प्रसंग है। तो उसी से हम देख सकते हैं कि गौदुग्ध जो है वो अमृत है। दुग्धाहार ही ऐसा दूध होता है कि जो संपूर्ण आहार के रूप में जिसको मान्यता दी गई है। अच्छा। बचपन में जो बच्चा का जन्म होता है, तब उसको दूध का ही मुख्य आहार रहता है। लगभग लगभग जितने भी जीव हैं, जिनका जितने मैमल्स हैं, स्तनधारी जितने प्राणी हैं, उनको दुग्ध ही मुख्य आहार होता है। उसमें भी विशेषकर गोदुग्ध जो है वो अपने आप में पूर्ण आहार के रूप में हमारे यहाँ पे मिलता है और ऋषि मुनि ग्रहण करते हैं। तो मतलब इसमें ऐसा क्या क्या है जो बाकी इसमें दूध में नहीं है? थोड़ा सा मैं आपको इसके पीछे लेके चलता हूँ। जो भारतीय गौवंश है, वह गौवंश को पहचानने के कुछ सामान्य से नियम जो है वो आपको बता देता हूँ। एक तो उनके पीठ के ऊपर आपको कुबड़ मिलेगी, जी। है ना। जो हम्प होगा वह हम्प भारतीय नस्ल में ही मिलता है। दूसरा, उसके गले में एक झालर, है ना, हाँ, ऐसे लटके गल हुए। कंबल, गल। वो लटका हुआ मिलेगा, है ना। वो दूसरे जगह पे नहीं मिलेगा। और इसी में जो इसकी कुपर होती है, वहीं से हम कहते हैं कि यहाँ सूर्य नाड़ी होने के कारण सूर्य से जो तत्व ये ग्रहण करते हैं, तो उसके गोदुग्ध में उसके विशिष्ट गुण ये पाए उनके जाते हैं। झालर में होते हैं? नहीं, यहाँ पे। अच्छा। कंधे पे हम जो पे। उसमें हाँ। होता है, उस पे होता है। और उसके कारण ही आज के कई ऐसे रिसर्च भी हो चुके हैं कि गोमूत्र में भी स्वर्ण की मात्रा मिली है। और जो गोदुग्ध होता है उसका भी वर्ण जो होता है थोड़ा सा पीला सा होता है।
सामान्य दूध एकदम श्वेत होगा हाँ दूसरे जीवों का, लेकिन गोदुग्ध जो होगा वो थोड़ा पील पीला। वर्ण का होगा। इस तरीके से उसके गुणधर्म में एक विशिष्ट प्रकार से जो दूसरे जीवों से इसको भिन्न करता है। तो और मतलब इसमें पाचन पे भी अलग अलग दूध अलग अलग हाँ, होता है आप क्या? सामान्य रूप से जब हम अभी बात करते हैं तो फैट के आधार पे दूध की गणना होती थी कि आप दूध में जितना फैट होगा उतना उसकी कॉस्ट होगी, है ना। लेकिन गोदुग्ध में फैट की मात्रा कम है, अच्छा। है ना। ले इसमें हल्का भी होता है, सुपाच्य होता है और सभी अवस्था में ग्राह्य होता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र में 8 प्रकार के जीव बताए हुए हैं जिनमें जिनका दूध लेना चाहिए। उसमें गौवंश का दूध सबसे उत्तम दूधों में माना गया है। एक बकरी का दूध है जो थोड़ा सा रूखा होता है और जो अतिसार जैसे रोगों में आसानी से दिया जा सकता है। बाकी भैंस का दूध भारी होता है, ऊँट का दूध में पित्त बढ़ा हुआ होता है। तो सबके गुणधर्म में सबसे उत्तम जो दूध है वह हमारा गोदूध है। प्रोटीन विटामिन इत्यादि जो मिलते हैं, तो इसमें क्या विशेष होते हैं और दूसरों में जो नहीं होते, ऐसा कोई? नहीं, यह पैरामीटर थोड़ा सा ऐसा नहीं है क्योंकि दुग्ध के सारे पैरामीटर्स में प्रोटीन भी है, आपको विटामिन ए भी सभी में मिलेगा, सभी तत्व आपको मिलते रहेंगे। लेकिन विशेष रूप से जो इसमें है, हम गोवंश का दूध या दूध की जो गुणवत्ता है वो मधुर रसात्मक मीठा होता है और धातु की पुष्टि करने वाला होता है। अच्छा, है ना। तो सभी धातुओं का पोषण करने वाला ऐसा आयुर्वेद में उसका उल्लेख है। अच्छा, ये धातु से मतलब क्या समझे? धातु से मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, हमारे शरीर जिससे निर्मित हुआ है। थोड़ा सा इसी विषय में है, थोड़ा सा अपन ले लेते हैं कि आजकल एक आध उस पे सोशल मीडिया पे चल ही रहा है कि मनुष्य को आवश्यकता नहीं है कि वो पशुओं का दूध ग्रहण करे। एक बिल्कुल शिशु अवस्था के बाद दूध लेना ही आवश्यक नहीं, एक ये विचार कहीं से आया हुआ है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये ऐसा एक तर्क हमारे सामने अभी मिल रहा है और एक वाइट जो मिल्क पॉइजन, ऐसा वाइट पॉइजन करके एक कोई बुक है, शायद मैं एग्जैक्ट नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उस बुक में उल्लेख है। और ऐसे एक बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो जीव है उसके लिए उसी जीव का दुग्ध आइडियल होता है। भैंस है तो भैंस के लिए भैंस का दूध, मानव है उसके लिए मानव दूध, है ना। आपका गाय के लिए गाय का, बकरी के लिए बकरी का, भैंस के अपना हाथी के लिए हाथी का, ऐसे ही दूधों का उल्लेख किया हुआ है। इसलिए मैंने बताया कि इनमें सभी स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं, लेकिन उसमें भी आयुर्वेद शास्त्र में स्पष्ट है जो 8 ग्राह्य दूध है उनका उल्लेख जीवों का किया हुआ है। उसमें गौवंश है, स्त्री दुग्ध है, आपका अजह दुग्ध है, मतलब बकरी का दूध भी है ना, ऊँट का है। तो ऐसे जो 8 जीव है उनके दूधों को लेने का उल्लेख किया हुआ है। तो हम यहाँ पे बाइफर्केशन कर रहे हैं कि किनका दूध हम ले सकते हैं और किनका हमको नहीं लेना चाहिए। नहीं मतलब एक जैसे एक शिशु अवस्था जहाँ 5-6 महीने साल भर तक का, हाँ, उसके बाद से बड़े होने तक, जैसे आज हम भी आज सोते समय लेते हैं दूध, गाय का दूध लेते हैं, निश्चित रूप से मैं तो ये आवश्यक है कि नहीं है कि ये एक अलग से प्रश्न खड़ा कर दिया गया है कि इसको नहीं, मैंने इसीलिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा पहले बताया आपको कि जो दूध है शास्त्र में 8 प्रकार के दूध लेने की हमको बताया गया है। उसमें से भी जो गोदुग्ध है वह अमृत तुल्य है जी। तो वो सभी जीवों में उसका एक्सेप्टेंस अच्छा है ना। वो सभी जीव उसको आसानी से ले सकते हैं और सभी जीवों में वो हितकारी है इसमें। इसलिए मैंने दूध के गुणों के बारे में बताया कि जैसे बकरी का दूध है तो वो थोड़ा सा रूखा होता है तो वो विशिष्ट इसमें हम लेते हैं। हाँ, आपने अतिसार बताया, अतिसार जो तो अतिसार का कोई अंग्रेजी या चलता हुआ जो नाम है? डायरिया जो होता है, आपका लूज मोशंस होते हैं उस ऐसी स्थिति में जिसमें पाचन गड़बड़ हो जाए,
जी। क्योंकि दूध पचने में भारी होता है। हाँ। ऐसा एक कंसेप्ट उसमें है कि हाथ भैंस का दूध, भैंस के प्राणी के उसका आकार जितना बड़ा है उसके हिसाब से उसमें तत्वों की मात्रा होगी, और गाय के दूध की मात्रा फिर बच्चे की जो आवश्यकता होगी उसके हिसाब से उसका दूध होगा। हाँ, मुझे ऐसा याद है उसका जीव का उल्लेख है। कि हमने एक बार एक नई डेयरी किसी ने खोली थी और भैंस का बिल्कुल शुद्ध दूध ला के देता, तो उसने बोला हम शुद्ध दे रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद हम सबके पेट खराब हुए, तो हाँ, ध्यान ना आया कि अपन ने बदला क्या है, तो दूध। फिर उसने बोला कि भाई दूध नहीं चाहिए, तो अब उसको आश्चर्य लगा कि क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, हम तो कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं। हमने बोला कि हमें आदत गाय के दूध की है और ये भैंस का एकदम शुद्ध दूध है जो हम पचा ही नहीं पा रहे हैं, तो इस कारण निश्चित रूप से हम वो नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। भैंस का दूध भारी होता है, इसलिए कई बार प्रचलन में हमको कई चीजें अपनी पानी मिला के ले। दिनचर्या, हाँ, पानी मिलाने का सहज आग्रह हमारे घरों में देखने को मिलता है कि बच्चा बहुत छोटा है तो उसको थोड़ा सा पानी मिला के डाइल्यूट करके फिर आप उसको दूध दीजिए। तो वो इसीलिए है कि वो गुरुता बढ़ी रहती है। लेकिन गौ दुग्ध ऐसा नहीं है, उसका एक्सेप्टेंस उसमें है, इसलिए मैंने उसमें सूर्य नाड़ी का भी उल्लेख करा आपको, जी। और उसको अमृत तुल्य बताया। उसमें फैट की मात्रा कम है, उसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, ये मैंने इसीलिए उसके गुणधर्म में विशेष रूप अच्छा, से ये बताया। दूध से फिर अब और भी प्रोडक्ट्स जो हाँ, तैयार होते हैं। दूध के बाद जो दूसरा चरण आता है वो दही का आता है ना। तो दही जो है वह थोड़ा सा शास्त्र के हिसाब से हम बोलते हैं कि ये थोड़ा पचने में भारी होता है, ये कफ और पित्त को दोनों को एक साथ बढ़ाता है, इसलिए ज़्यादा दिन का रखा हुआ दही नहीं सेवन करना चाहिए। लेकिन वर्तमान काल में दही को आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो हाँ, ये सही है कि वह उदर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा द्रव्य है, और इससे आपके डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसका प्रमाण संभल के खाइए, और हर ऋतु में हम दही नहीं खा सकते। उसके लिए नियम ऐसा बता के रखा है कि कम से कम रात में तो दही का सेवन नहीं नहीं। करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दही का सेवन रात में करेंगे तो उससे पित्त और कफ दोनों बढ़ेंगे, तो आपको उससे तकलीफ होगी। इसमें मीठा और खट्टा दो टाइप के आते हैं, तो कैसे क्या रहता है? दही जो होगा वो खट्टा ही होगा, आप उसमें मधुर रस जो मिला के उसमें करते हैं, या जो एकदम ताज़ा जो दही होता है उसमें खट्टापन कम होता है, हाँ। इस तरीके से आप उसको लेते हैं। इसलिए बोलते हैं कि कई बार सुनने में आपके आया होगा ना कि ताज़ा बना हुआ दही लीजिए, थोड़ा सा हाँ। लेट दही आपको तकलीफ करेगा, उससे एसिडिटी भी बढ़ सकती है, पचने में भारी होगा, तो हम उसको यही करते हैं। हाँ, एक चीज़ विशेष है कि दही को जब हम मथ लेते हैं तो उसके बाद छाछ बनती है, और छाछ के लिए हमारा शास्त्र ऐसा कहता है कि हमारा परंपराओं में बहुत अच्छे से स्पष्ट लिखा है कि उसके लिए भगवान को भी धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। यह धरती का अमृत है और भगवान उसको ग्रहण करने आते हैं, क्योंकि स्वर्ग में छाछ नहीं मिलेगी। अरे तो आपको जो छाछ है उसको पीने के लिए आपको अमृत है, और वो पेट के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि उसको जब हम मथते हैं तो उसमें से पूरा मक्खन अलग निकल जाता है, नवनीत अलग निकल जाएगा, और जो एकदम सूखा जो पानी बचेगा वो छाछ है। आजकल हम जो पी रहे हैं वो बटर मिल्क है, उसमें छाछ के कण हैं, बटर के कण हैं। अच्छा। तो जो छाछ होना चाहिए, आप गुजरात या राजस्थान तरफ वहाँ जाएंगे तो विशेष रूप से वहाँ बिल्कुल एकदम पतली सी छाछ मिलेगी, वही एक्चुअल छाछ है। और उसके रूखेपन के कारण आईबीएस जो आजकल सबसे ज़्यादा है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, उसमें कई तरह की समस्याएं हैं, उसमें हम छाछ का उपयोग बहुत अच्छे से करते हैं, और उसकी मूल चिकित्सा ही छाछ है। अच्छा, ऐसा तो तो ये आपको इसका इसमें भी कोई समय वगैरह है? जैसे दही का बोला आपने कि रात को नहीं लेना चाहिए, तो छाछ का नहीं, भी ऐसा कुछ है? छाछ बिल्कुल है, आप सभी काल में आराम से ले सकते हैं। अच्छा। सुबह शाम भोजन के बाद आपको छाछ लेना ही चाहिए। सुपाच्य है, मैंने इसलिए पहले उल्लेख किया कि भगवान के लिए भी वो पीने के लिए, भगवान छाछ पीने के लिए यहाँ पे आते हैं, और हाँ। उसका इफेक्ट ही ऐसा है, अच्छा। पेट की और समस्याओं को उससे छाछ दूर करता है। मक्खन जो है वो बहुत पौष्टिक है, और सबसे उत्तम जो तत्व है घी, वो उसी से बनने वाला है।
ये पूरी प्रक्रिया में हमारे यहाँ जो बताया हुआ है ना कि आप दूध लीजिए तो दूध मीठा है, मधुर रस है, दही जमा देंगे तो वो अपने पूरे स्वरूप को बदल के वो खट्टा बन जाएगा, और जब आप उसको मथ लेंगे तो मक्खन फिर से मधुर मीठा आ जाएगा। और उसमें आपके जितने आज के काल के हिसाब से विटामिन वगैरह सब इतने भरपूर होते हैं, बच्चों के पोषण के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हमारे यहाँ माखन चोर हमारे सामने है, भगवान कृष्ण ने इसलिए आधार रखा है कि बच्चों को मक्खन खाएंगे तो उनको उनके सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू पूरे हो जाएंगे। मक्खन बहुत अच्छी चीज़ है, खाना चाहिए। उसकी चिकनाई होती है, स्निग्धता, हमारे शरीर के लिए बड़ी लाभकारी है। इसके बाद जो है घी, घी सबसे उत्तम धातु है। घी की तुलना ओज से करी है। ओज मतलब हम 7 धातुओं की बात करते हैं ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारा शरीर नुमा। लेकिन इसके बाद में इन सब धातुओं के बनने में मल बन रहा है, लेकिन इसका एकदम प्यूरिफाइड जो चीज होता है जिसमें मल नहीं बनता, एकदम आखिरी धातु, वो हमारी ओज है। और ओज को हम बोलते हैं यार इसके चेहरे पे बड़ी चमक है, तेज है, उसका बड़ा आभा मंडल बड़ा अच्छा है। तो ये हमारे ओज पे ही निर्भर करता है, जिसकी जितना अच्छा ओज होगा उतना अच्छा उसका आभा मंडल होगा, उतना वो स्वस्थ व्यक्ति होगा। तो जो स्वस्थ होगा उसी का आभा मंडल अच्छा होगा, उसकी सभी धातुएं पूरी होगी, तो उस ओज का ऐसा प्यूरिफाइड जो चीज है वो हमारा घी है। तो जो शरीर में हम ओज देख रहे हैं वैसा ही मल रहित जब मक्खन को गर्म करेंगे तो उसमें से जो आपका घी बनेगा, उसमें से जलने के बाद जो प्यूरिफाइड चीज बनेगा, उसको आप कितनी भी बार गर्म करें, हाँ, उसमें कोई मल नहीं निकलेगा। तो ऐसा वैशिष्ट और ऐसा प्यूरिफाइड चीज जो है वो आपका घी है। तो घी हमारे यहाँ आंखों में डालते हैं, गोघृत को है, आपको आंखों में डालने का बताया है, नस से करने का बताया है, सिर के ऊपर लगाने का भी बताया है, पैर के तलवों पे पानी के साथ मालिश करने का बताया है, और नाभि वगैरह में भी, नाभि में भी घी लगाने का सामान्य हमारे परंपराओं में इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा। तो शरीर को आभ्यंतर रूप से तो अंदर ग्रहण करते हैं, खाने में तो आपको पोषण दे ही रहा है, लेकिन बाह्य रूप में भी ये शरीर को बहुत मदद करता है आपका स्वस्थ रखने के लिए। आंखों की ज्योति बढ़ाने में काम करता है। आंखें भी हमारी अग्नि का स्थान है, आलोचक पित्त का स्थान है, और घी जो है उसको वो बल देता है इसमें। इसी तरीके से जब आप चम्मच चम्मच घी अग्नि में डालते हैं तो वो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो जब हम भोजन के साथ थोड़ा थोड़ा घी लेते हैं तो वैसे हमारे भोजन की अग्नि वो दीपन को भी बढ़ाता है, भोजन की अग्नि को भी मजबूत करता है। शरीर को सारी धातुओं को पुष्ट करने की शक्ति उसमें है ना। तो वो अपने आप में इसको तो बीच में मतलब वैसा सुना गया था कि घी मत खाओ नहीं तो फैट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, और घी की मात्रा लगभग कई लोगों ने तो बंद ही कर दिया, नहीं 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 घी नहीं खाना है हमें। नहीं, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि 1984 में शायद ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला पेपर प्रेजेंट हुआ था जिसमें भारतीय नस्ल के जो गोवंश है उनसे जो घी बनता है, उनके दूध से, मक्खन से जब घी बनाएंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है। और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना मतलब जब वो प्यूरिफाइड चीज होगा, पूर्ण रूप से पक्व अवस्था में होगा, तो वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा। इसलिए हमारे यहाँ उसकी मैंने भी बातचीत में आपको बताया कि गाय का दूध होना चाहिए, दूध से वो पूरा अपने स्वरूप को बदल के दही में परिवर्तित हो, वो फिर पूरा उसको मतने के बाद फिर वो अपना पूरा स्वरूप बदल के वो खट्टे से फिर मीठे तत्वों में नवनीत के रूप में आपके सामने मिलेगा। और फिर जब आप उसको गर्म करेंगे तो फिर वो घी के रूप में बिल्कुल प्यूरिफाइड चीज मिलेगा जिसमें आपको कुछ नहीं है। अभी वर्तमान काल में हम जो डेयरी परंपरा है उसमें हम बहुत सारे लोग सीधे मलाई से घी बना लेते हैं। मलाई को सीधे गर्म करके जो घी बनता है वो निश्चित रूप से अपक्व अवस्था होती है और उससे आपको निश्चित रूप से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाँ, बाकी के जीव हैं जिनके दूध लेने से कोलेस्ट्रॉल या घी लेने से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा,
क्योंकि उसमें फैट की मात्रा ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्पेशली जो गोघृत है, गाय का घी है, उसमें आपको ये समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। अभी जैसे ठंड शुरू हुई है, अभी कुछ वर्षों से मैंने, कुछ क्या काफ़ी वर्षों से ऐसा है, ठंड आते से होंठ फटते हैं, कुछ होता है। तो मैंने जहाँ पे भी देखा पढ़ा, तो मैंने नाभि में रात को सोते समय थोड़ा सा घी, घी का उपयोग हाँ, उपयोग शुरू कर दिया, और उससे एकदम फिर वो दिन भर नहीं लगता है कि इस पे कुछ लगा लो। हाँ, हाँ, क्योंकि हमारा जब जन्म होता है तो हम माँ से उस नाभि नाल के माध्यम से ही जुड़ते हैं, तो हमारी सारी नाड़ियों का केंद्र बिंदु हम नाभि को मानते हैं। जी, तो जब वहाँ पे पोषण जाता है तो उसका प्रभाव आपके होठ पे नहीं, आपके पूरे सर्वांग पे ही पड़ने वाला है। तो उससे हमको बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ होता है। हम एक एक चीज के लिए हाईलाइट होता है, इसलिए मैंने उसको पूरा समाप्त कर दिया कि हाँ, नाभि में पूरी की पूरी नाड़ी तंत्र वहाँ पे सम्मिलित होने के कारण उसमें आपको मिलेगा। तो एक इस तरीके से संपूर्ण रूप से ये पंचगव्य का एक संक्षिप्त परिचय अभी अपने तो, सामने हाँ, अभी नहीं, मुझे लगता है अभी अपन ने जैसे दूध पे लिया है, बाकी पे भी लें अपन, भले एक एक एपिसोड ले लें। हाँ, निश्चित रूप से जैसा जैसा विषय रहेगा, यहाँ थोड़ा सा दिनचर्या के हिसाब से अपन घी का उल्लेख और कर हाँ, देते हैं, बिल्कुल। है ना। मैंने अभी बोलचाल में ही बताया है कि हम नाक में भी घी डालते हैं। तो वर्तमान काल में जिनको नींद की समस्या आती है, तो उन लोगों को 2-2 बूंद देसी गाय का घी अगर वो नाक में डालते हैं तो उनको नींद बहुत अच्छी आएगी, उनकी आईसाइट में भी अंतर आएगा, उनका हियरिंग में भी अंतर आएगा, और साथ में जिनको बहुत बार सर्दी होती है आजकल, जैसे लोगों को भी अगर हम गाय का घी डालते हैं तो उससे फायदा लगता है। एक बहुत सामान्य है जिनको सर दर्द बना रहता है, बार बार सर दर्द होता है, माइग्रेन माइग्रेन, जो आज के माइग्रेन, हाँ। शब्दों में है, तो ऐसी अवस्था में भी गोघृत का इस्तेमाल करते हैं। हम सामान्यतः से विशेष चिकित्सा की बात नहीं कर रहे, तो हमको गोघृत से ही लाभ उसमें निश्चित रूप से मिलता है। नाभि में लगाने का आपने उल्लेख कर ही दिया है, आंखों में लगाने के लिए अपन बात कर चुके हैं, साथ ही नहीं, आँखों में मैंने कभी ऐसा प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि मतलब स्वयं बनाया हुआ तो नहीं रहा, या रहा भी तो वो ये पता नहीं रहता है कि गाय का जो दूध आ रहा है वो कितना प्योर है, तो वो थोड़ा सा हिम्मत हुई नहीं कि आँखों में डाल लें। नहीं, अब निश्चित रूप से गोघृत हमारे यहाँ बहुत परंपरागत रूप से बनने लगा। गाय के घी को आंखों में डालने की परंपरा है, और उससे नेत्र ज्योति निश्चित रूप से ये लाभ होता है पतंजलि उसमें। का जो आता है और ठीक रहता है। पतंजलि ठीक है, ठीक है। आपका गोवंश है। अब क्योंकि वातावरण बन रहा है, आज से कुछ साल पहले क्वेश्चन मार्क था, अब एक नया कंसेप्ट आपके सामने मिल रहा है, A2 और A1 मिल्क का, जी। है ना। पहले हम देसी गाय के दूध के ऊपर बात करते थे, अब हम A2 मिल्क की बात करते हैं। तो ये कंसेप्ट आने के बाद लोगों में जागृति भी बढ़ी है। तो अब A2 मिल्क और A2 घी, गिर गाय का घी, ऐसा मार्केट में आसानी से उपलब्धता हो रही है। और एक और विशेष चीज है कि गाय के घी और पानी को कांसे की कटोरी से पैर के तलवों पे मलने का पहले बुजुर्ग लोग करते थे, उससे पैर मतलब के घी तल लगा के फिर कांसे की कटोरी कटोरी से उसको घिसते थे। अच्छा। तो उससे आपकी नेत्र की ज्योति भी ठीक होती है, आपको नींद अच्छी आती है, पैरों की और उनकी जो हमारे शरीर की पूरी थकावट होती है वो भी ठीक होती है। तो इस तरीके से अनेक अनेक उपयोग गोघृत के तो हैं। वो मतलब उसको जैसे बता, अपन घिसते हैं, तो उसका कुछ टाइमिंग रहता है, कितनी देर करना चाहिए या नहीं? उसको सरलता से करना, एक तो कांसे की कटोरी से करना चाहिए, हाँ। तो आपको उसको घिसते जाना चाहिए। हम तो एक तो इस्तेमाल करते हैं तो 100 बार धुला हुआ घी का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास घी है तो उसमें पानी मिलाते जाइए और उसको घिसते जाएंगे। तो जितने बार ज़्यादा बार घिसेंगे उतनी बार उसकी गुणवत्ता उसके बढ़ते। बढ़ते जाएंगे। और अगर आपको सरल रूप से हाथ से ही आप कर रहे हैं, तो उसका एक सरल तरीका बताता हूँ कि हाथ में घी लीजिए, उसमें थोड़ा पानी मिलाइए, उसको घिसना शुरू कीजिए। उसको इतनी तेजी से घिसिए कि आपकी हथेली गर्म हो जाए, क्योंकि उसको घिसने के बाद हमारे पैर में ठंडक आती है।
तो जब आपकी हथेली गर्म होने लग जाए, मतलब हमने पर्याप्त जितनी आवश्यकता है उतना उसका उपयोग कर लिया है। अच्छा, हाँ ऐसा। हाँ, ये पता होना चाहिए ना, नहीं तो पता पड़ा 2 बार घिसा या 100 बार घिसा, ये पता नहीं है कि कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। ज़्यादा कम। नहीं, निश्चित रूप से इसमें तो अगर ये करेंगे तो सभी लोग स्वस्थ भी रहेंगे और उनको स्वास्थ्य लाभ होगा। अरे, और इस श्रृंखला को जैसे जैसे आगे रहेगा हम आगे कार्य करेंगे। हाँ, तो आज मतलब ये पंचगव्य के पहले जो पंच क्या बोलेंगे इसको, तत्व तत्व आज ही बोले। पंचगव्य का परिचय ही है, हाँ, पहला तत्व तो जो इसमें बात। दुग्ध है, इसके बारे में डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी जानकारी मिली और बहुत विस्तृत रूप से मिली, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य लिखें।